सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द लास्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ म्यूचुअल फंड। सी तो हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए थे एंड अब हम जो है लास्ट 10 क्वेश्चंस म्यूचुअल फंड के कर रहे हैं। तो बिना किसी देर के वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ म्यूचुअल फंड। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2012 ABC म्यूचुअल फंड ने इशू करे 20 लाख म्यूचुअल फंड, ठीक है, और 10 रुपये के म्यूचुअल फंड थे। रेलेवेंट इनिशियल एक्सपेंडिचर जो था वो 12 लाख था, तो 12 लाख एक इनिशियल एक्सपेंडिचर था। इट इन्वेस्टेड द फंड सो रेज्ड इन द कैपिटल मार्केट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ 185 लाख। तो क्या किया इन्होंने कि 200 लाख तो उनके हो ही चुके थे, जो फंड रेज करा था वो 200 लाख तो हो गया था, उसमें से इनिशियल एक्सपेंडिचर 12 लाख लग गए, तो 188 लाख में से 185 लाख का जो पोर्टफोलियो बिल्ड कर दिया। तो एक तरीके से हम देखा जाए तो 188 में से अगर 185 है तो जो रिमेनिंग 3 लाख है वो रिमेनिंग का उन्होंने कैश बैलेंस है। अब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 2012 इट डिस्पोज ऑफ सब इंस्ट्रूमेंट जिसकी कॉस्टिंग 60 लाख थी फॉर 63 लाख एंड इशू एंड यूज द प्रोसीड्स। तो ये 3 लाख का इधर गेन हो गया, ठीक है, 60 लाख का 63 लाख एंड यूज द प्रोसीड्स इन परचेसिंग सिक्योरिटी ऑफ 656 लाख। और यूज़ करे वो जो प्रोसीड्स है, जो 63 लाख की प्रोसीड्स है, तो यूज़ द प्रोसीड्स इन परचेसिंग सिक्योरिटी ऑफ 56 लाख। अब बात ये आती है कि इन्होंने जो है 63 लाख को यूज़ करके 56 लाख के सिक्योरिटीज़ परचेस करी। मतलब देखा जाए तो 3 लाख का तो हमारा कैपिटल गेन था, साथ ही साथ 63 लाख में से अगर 56 लाख की यूज़ करें तो 7 लाख तो इधर ये भी बचता है। तो हमारा जो 185 में से 188 में से 185 को यूज़ करा है, तो 3 लाख उधर कैश बच रहा है, और जो है 63 लाख का जो प्रोसीड था उसमें 56 लाख ही यूज़ करा है, तो 7 लाख इधर बचता है। कायदे से 10 लाख का हो जाना चाहिए कैश बैलेंस। अब फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2012 वॉज 8 लाख एंड ऑफ विच 10% वॉज इन एरियर। तो फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 8 लाख का हुआ है एंड ऑफिस 10% वॉज इन एरियर। सी 8 लाख का फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर है और 10% एरियर में है, मतलब 7.2 लाख का ही अभी है खर्चा, ठीक है। अप्रैल 2012, ये सब अप्रैल की बात करिए। इन अप्रैल 2012 फंड अर्न डिविडेंड अमाउंटिंग टू 2 लाख। 3 लाख की तो कैपिटल गेन था, 2 लाख का हमारा डिविडेंड है, और उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 80% एज रियलाइज अर्निंग, तो 80% तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ऑन 30/4/2012 मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो का मार्केट वैल्यू है 198 लाख। तो हमको क्या करना है, चलो इतना हम सबने करा। आकाश एन इन्वेस्टर सब्सक्राइब टू 100 यूनिट। जो आकाश इन्वेस्टर है उसने अपने आप को, ठीक है, सब्सक्राइब करा, ठीक है, 100 यूनिट सब्सक्राइब करे 1/4 को, और डिस्पोज ऑफ द सेम एट क्लोजिंग NAV। तो क्लोजिंग NAV पे अपने आप को डिस्पोज कर दिया। What was his annual rate of earning? तो हमको तो एनुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालना है। देखो जो भी अर्निंग आएगी इधर तो होल्डिंग पीरियड का यील्ड आएगा, और हमें निकालना क्या है, एनुअल रेट, राइट। तो सबसे पहले क्या बोला इसमें, 20 लाख। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में हमको जैसे कि NAV निकालनी है, ठीक है, हमको क्लोजिंग NAV निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड में एक तो बैंक होता है, ठीक है, और पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, सिक्योरिटीज होती है। तो बैंक बैलेंस भी होना चाहिए और पोर्टफोलियो के सिक्योरिटीज़ भी है। तो हम सबसे पहले क्लोजिंग बैंक बैलेंस निकाल लें, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो देके रखा है क्लोजिंग का, ये क्लोजिंग की मार्केट वैल्यू और पोर्टफोलियो देके रखा है। अब बैंक बैलेंस देख लेते हैं, राइट। तो करते हैं, ठीक है। बैंक बैलेंस की बात करें तो जब इशू करे थे 20 लाख, तो 20 लाख इशू करे तो 200 लाख तो आ गया, 200 लाख का प्रोसीड्स है, ठीक है। अब उसमें से अगर हम बात करें 200 लाख का प्रोसीड्स है, 12 लाख का तो खर्चा है, उसमें 12 लाख का खर्चा है, राइट। तो 200 लाख के प्रोसीड से उसमें 12 लाख का खर्चा, तो हमने 12 लाख का खर्चा है, वो 12 लाख का हमने एक्सपेंडिचर माइनस किया। तो इन्वेस्टेड द फंड सो रेज, और 185 लाख का तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो 200 में से 185 माइनस कर दो, 12 लाख माइनस कर दो, तो 3 लाख हमारे पास बचता है जो था, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेट करते हुए दिखा दिया। 60 लाख के इंस्ट्रूमेंट को 63 लाख पे, ठीक है, तो 63 लाख इधर आ गया। 63 लाख में से 56 लाख को कर दिया अपन ने परचेस, तो 63 लाख में से 56 लाख इधर हो गया, ये हो गया। फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर वो अप्रैल 2012 का वो 8 लाख था। तो फंड मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर तो 8 लाख था, जिसमें 10% अरियर में था। तो सिंपल सी बात है, देखो 8 लाख का एक्सपेंडिचर है, 10% एरियर है,
तो वो जो हमारा कैश बैलेंस की हम बात करें तो 7.2 तो कैश से माइनस हो गया, पर बचा हुआ 8 जो है, बचा हुआ 0.8 जो है वो हमारा नेट असेट में जो हम करेंगे म्यूचुअल फंड के जब हम असेट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से हम माइनस करेंगे ना, लाइबिलिटी तो माइनस करेंगे, एक्रूड एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी तो माइनस करेंगे, तो हम एंड में जो है अर्लियर्स ऑफ एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। सो सी ऐसे ही हमने क्या किया कि 0.8 को रिड्यूस करा एज अर्लियर फ्रॉम नेट असेट, तो ये तो हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करा इन्होंने, ठीक है, 0.8 को तो इधर माइनस नहीं करेंगे, वो उस साइड माइनस होगा। अप्रैल 2012 में फंड ने डिविडेंड अर्न करे 2 लाख के, तो 2 लाख के डिविडेंड अर्न करे ऐड होगा इसमें, पर 80% रियलाइज है वो माइनस होगा, ठीक है। ये 2 लाख का ऐड करा और 80% इधर हमने माइनस किया, ठीक है। अब रही बात आती है कैपिटल गेन की, राइट। अब इधर हमने क्या करा कि जो रियलाइज अर्निंग थी, ठीक है, तो 2 लाख का है, डिस्ट्रीब्यूट 80% करा, तो ये भी सब सही था, ये डिविडेंड अर्न किया, तो कायदे से देखा जाए तो कैश का पूरा काम हो गया, ठीक है। पर क्या बोला है, इट डिस्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ रियलाइज अर्निंग। रियलाइज अर्निंग इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड के साथ साथ जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया रियलाइज अर्निंग, मतलब देखा जाए तो जो 3 लाख है उसका भी तो 80% करेंगे, ये 3 लाख ये भी तो रियलाइज अर्निंग ही है, इसका 80% माइनस होगा ना, तो यही कैपिटल गेन भी माइनस होगा। तो इस तरीके से क्लोजिंग बैंक आ गया 0.8। अब क्लोजिंग बैंक आ गया 0.8, ठीक है, 0.8 हमारा क्लोजिंग बैंक है, ओके। अब क्या करें, हमारा क्लोजिंग बैंक निकल गया, मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो भी दे के रखा है, ठीक है, वो भी है, पर अब वो जो हमारा अर्लियर है 0.8 वो भी हम माइनस करेंगे, तो ऐसे करते हुए हमारी क्लोजिंग एनएवी आ जाएगी, और क्लोजिंग एनएवी आ जाएगी तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, 20 लाख यूनिट को माइनस करके क्लोजिंग एनएवी आ जाएगी 9.9, राइट। ये हो गया हमारा 9 आ गया हमारा क्लोजिंग एनएवी। अब एनुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालनी है, तो स्टार्टिंग में एनएवी कितनी थी, क्लोजिंग का तो पता है 9.9, क्लोजिंग का हमको पता है 9.9 हमारी क्लोजिंग एनएवी है, ठीक है। स्टार्टिंग में एनएवी कितनी थी हमको नहीं पता, राइट। पर अगर देखा जाए तो अगर 9.9 क्लोजिंग एनएवी है, स्टार्टिंग में 10 था, तो 0.10, ठीक है, 0.10 माइनस होगा। और अगर डिविडेंड की बात करें तो हमारा अगर हम देखें तो 3 लाख का तो कैपिटल गेन था, पर 3 लाख का कैपिटल गेन में से 80% तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ना, तो 2.4 वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स है, ठीक है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स है वो लेंगे, ठीक है, तो 2.4 इधर ले लिया, और हमारा जो डिविडेंड था, ठीक है, तो वही इधर भी गया कि जो हमारा 2 लाख का 80% तो 61.6, तो जो है वो 1.6 वो डिविडेंड है। तो ऐसे करते हुए हमने क्या किया कि जो हमारा इनकम जो हमने रिसीव किया था कितना 2.4 हमने करा था इनकम रिसीव कैपिटल गेन से, और हमने 1.6 जो है हमने डिविडेंड से करा, तो एक तरीके से जो है हमारा 4 हो जाता है हमारा क्या इनकम जो हमने रिसीव करी है 4, ये 4 हो जाती है हमारी इनकम, ठीक है ना। पर फिर वही बात आती है कि ये जो है वो तो लैक्स में 2.4 लाख है, 1.6 लाख है, ठीक है, तो आपका बचता क्या है 2.4 माइनस 1.6 0.8, ये 0.8 लाख है आपका, ठीक है, 0.8 लाख आपका है अर्निंग, ठीक है, सॉरी 2.4 प्लस 1.6, क्योंकि कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आपकी अर्निंग हो गई। इस अर्निंग को आप क्या करोगे, इस अर्निंग को डिवाइड बाय 20 लाख करोगे तो आपके पास 0.20 आ जाएगा, 0.20 आपका पर यूनिट का आ जाएगा। ऐसे ही आपको डिस्पोजल पे भी देखना है, डिस्पोजल में भी 2 लाख का लॉस हुआ है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, तो ये भी 0.1 का लॉस हुआ है, तो 0.10 का ही है डायरेक्ट अगर देखा जाए अर्निंग तो। अब 0.10 है डिवाइड बाय किससे करेंगे 0.10 डिवाइड बाय 10, तो 0.10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 किया, तो ये तो हमारा होल्डिंग पीरियड हो गया। होल्डिंग पीरियड 1 महीने का 112 महीने का निकालो, 12% है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा अर्निंग निकलती है, अर्निंग पर यूनिट, राइट। ओके, आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में टाइम लग गया हो, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। पर जो भी है अगर आपको धीरे लग रहा हो तो आप इंटू 2 कर लीजिएगा, ईजी तरीके से आपका जल्दी हो भी जाएगा, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है, सन मून म्यूचुअल फंड जो है उसने स्पॉन्सर किया है ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम।
अब ये जो सन मून है, ये म्यूचुअल फंड है, ये एक अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड है। इसने स्पॉन्सर किया है ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड। तो वो स्पॉन्सर किया है ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। तो ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम। तो ये इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, राइट, चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है। इसकी स्कीम लॉन्च करी। 3 प्लान थे, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, बोनस प्लान और ग्रोथ प्लान। मेरे को इन 3 प्लान को पढ़ने से पहले मुझे एक बार थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि मैं अपने फॉर्मूले में अमेंड कर दूं कि जो अर्निंग्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स आएगी। सी नोट्स में भी इधर तो डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स ही लिखा हुआ था, बट फिर भी क्लिक नहीं हुआ, तो एक बार वापस इसको और प्रॉपरली लिख दिया जाए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वही है था कि अपना, अच्छा ये चल रहा था क्या, ओके। तो सन मून म्यूचुअल फंड है, ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड था, और 3 प्लान थे। और इधर चलो ठीक है, मैं उधर गया था, उधर मैंने अमेंड करा था कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स लेंगे, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ IPO ऑन 1/4/1999 ABC 3 इन्वेस्टर 1 लाख हेल्ड करते थे ईच, एंड चूज करा। ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्या करा, ए ने बी चूज करा, ए ने बी चूज करा, बी ने सी चूज करा, और सी ने ए चूज करा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने का। अब हिस्ट्री ऑफ द फंड इज एज फॉलोज। डेट, और ये डेट दे के रखा है, डिविडेंड दे के रखा है, बोनस रेशियो दे के रखा है, ठीक है। तो ए वाला प्लान कौन सा है, देखो ए ने बी चूज करा है, तो लिटरली बी वाला प्लान कौन सा है, तो इस तरीके से तो बोनस प्लान हो गया, ग्रोथ प्लान हो गया, और री इन्वेस्टमेंट वाला प्लान हो गया। तो बोनस प्लान, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट वाला बोनस प्लान हो गया, एक तो ग्रोथ वाला प्लान हो गया, और री इन्वेस्टमेंट वाला प्लान हुआ, ठीक है। चलो, और 31 जुलाई ऑल इन्वेस्टर रिडीम ऑल बैलेंस यूनिट। तो इन्वेस्टर ने रिडीम करे सारे बैलेंस यूनिट, तो और कैलकुलेट एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न तो निकालना है, क्योंकि आपका होल्डिंग पीरियड का यील्ड आएगा। और सारी जो है यूनिट्स को रिडीम कर लिया गया 31 जुलाई को, ठीक है। अब क्या करें, ठीक है। अब मेरे को समझना पड़ेगा इसमें। आप क्या कर सकते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो तो एग्जेम्प्ट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिसमें 10% टैक्स लगेगा, ये एग्जेम्प्ट है। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 2% ओनली फॉर सेल, ओनली ऑन सेल ऑफ यूनिट्स। तो परचेज ऑफ यूनिट्स पे कोई भी जो है सिक्योरिटी टैक्स नहीं है, और एजुकेशन टैक्स को इग्नोर करना है, ठीक है। अब सबसे पहले अब हमको क्या करना है, देखो सिंपल से आधे क्वेश्चन में देख रखा है कि ऑल 3 इन्वेस्टर ने रिडीम करे हैं। देखो हर एक प्लान के हिसाब से हमको अब चलना पड़ेगा। तो देखो जैसे कि इन्होंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी से चले, रादर देन आनंद बच्चन और चारू के से चलते हुए इन्होंने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी को सिंक में करते हुए चले, ठीक है। और हमको, ठीक है, हमको यही देखना है कि कौन सा जो है ग्रोथ या कौन सा प्लान अच्छा है। तो प्लान ए पे चलते हैं। प्लान है हमारा री इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारा। और IPO कब आया था, 1/4/1999 को IPO आया था, ठीक है। अब सबसे पहले 1/4/1999 को IPO आया था, और 1/4 के बाद जब ये जुलाई में अगर रिडीम कर रहे हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का है ये, ठीक है। पर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमने 4 महीने का बोला, बट ये जो है 1/4/1999 है, ठीक है। ये एक फ्लॉ इधर भी आया कि 1/4/1999 है, और ये 31 जुलाई आता है, ठीक है। अब 31 जुलाई 2009 है, ये अगर ऐसा समझे, और ऐसे क्या समझे, हमको तो पर्टिकुलर याद रखना पड़ेगा कि भाई मंथ ही इनफ नहीं होता। होल्डिंग पीरियड अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो मंथ क्या ईयर ओरिएंटेड लिए हैं, ईयर से ज़्यादा साल के ऐसे लिए नहीं है एक्सप्रेसिवली, जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये हो सकता है 10 साल का भी हो, इधर ये 10 साल का निकला, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम, हमारा जो IPO है हम उस पर जो है, अब सिंस ये डिविडेंड जो पहला वाला प्लान है वो री इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो हम जो है डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते जाएंगे एवरी ईयर, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं भाई, पहले साल में जो है 1/4/1999 को 1 लाख था। अब 20% डिविडेंड पे आउट, ठीक है, 20% डिविडेंड हमने पे किया। तो ये क्या हुआ, 20% डिविडेंड पे कब किया, हर साल का भी हमने करा री इन्वेस्टमेंट। हर साल के री इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते, जब भी डिविडेंड पे होगा री इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हुआ, ठीक है। ये हुआ 20%, ये हो गया 20,000 का रीपेमेंट। अब ये 20,000 का जो पेमेंट है, ये 20,000 का जो है री इन्वेस्टमेंट है, ये री इन्वेस्टमेंट कितने पर होगा,
ठीक है। ये री इन्वेस्टमेंट कितने पर होगा, राइट। तो ये जो 20 का जो री इन्वेस्टमेंट है वो NAV पर होगा और ये NAV 30.70 दे के रखिए, ठीक है भैया। मतलब कि 20%, 1 लाख का 20% 20,000 है, कर दो 30.7, ठीक है। 651 जो हमारी यूनिट्स है, ये नई यूनिट से वो बढ़ जाती है। फिर 31,3,4 70%, मतलब 70,000 हो गया। पर 70,000 हुआ तो इसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा 70,000 70% 70,000 नहीं होगा। यही आता है एक लेमैन का डाउट कि भैया 70% 70,000 क्यों नहीं है। समझना पड़ेगा, समझना ये पड़ेगा कि भाई इसकी फेस वैल्यू अगर हम देखा जाए तो 10 रुपये है, ठीक है। आप 1 लाख ईच आप जो है कर रहे हो, तो इधर जो 1 लाख है, 1 लाख को बाकायदा आपका 10,000 यूनिट हो जाता है। 10,000 यूनिट के बाद आपका जो है 651 अगर ऐड हुआ है 651.47, तो 10651.47 है, राइट। 10651.47 है। तो वही बात आती है कि इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो इतने की फेस वैल्यू होती है, जिसका 70% 74,560, ये 74,560 हमारा जो है ये रीइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब रीइन्वेस्टमेंट होगा तो किस रेट पर होगा, 31,3,4 है, समझो रेट कौन सा है। प्लान चल रहा है A 58.42, राइट, 58.42, 74,560 74,560.29 डिवाइड बाई 58.42, 1276.28, 11,927.75, तो 11,927.75 हो गया। अब ये जो 11,927.75 है, यही बात आ जाती है कि 11,927.75। अब क्लोजिंग यूनिट हमारी हो गई। आती बात 30/10/2007 की, आता है 40% डिविडेंड। अब 11,927.75 है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना परसेंट डिविडेंड आ रहा है, 40%, 47711, इसको हमने डिवाइड किया 47711 को किससे डिवाइड किया, 42.18 से डिवाइड बाय 42.18, और इस तरीके से आया हमारा 1131, और 1131 यूनिट आया हमारा, और हमारे बैलेंस यूनिट बढ़ गई। फिर आती है 2008 की बात, तो 25% है, तो 13058.88 जो भी है, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, वही बात आ जाती है कि हमने डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 25%, 32647 आया। और 32647 जो है इसको हमने डिवाइड करा, क्या रेट देकर रखा है, 46.45, ओके, तो डिवाइड बाय 46.45, और इस तरीके से जो हमारा 702 आया वो भी ऐड हो गया। और ऐसे करते करते हमने कैलकुलेट किया। आखिरी डिविडेंड जो है हमारा 24/3/2009 को आया है। 24/3/2009 को 40% था, तो जो है हमारा 13761.73 का 40%, मतलब 13761.73 का 40%, ये जो 40% है 5504.6.92, ठीक है। इसको वही बताती है कि 48.10 पे इन्वेस्टमेंट करा, क्योंकि 48.10 दे के रखा था, राइट। इसको री इन्वेस्टमेंट करा, आया यूनिट्स, और इस तरीके से हमारा क्लोजिंग यूनिट कैलकुलेट हुआ। सी, अब रही बात आती है कि तो रिडेम्पशन वैल्यू, अब ये तो 24/3 की है वैल्यू, 24/3 को इतने यूनिट है, 31/3/2009 कुछ भी बड़ा नहीं है, 53.75 है, तो कायदे से 14096.16 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 सेकेंड, ओके। तो ये आया हमारा, अगर हम देखा जाए तो टोटलिटी में क्या आंसर आया है, वो आया है 801,206.10। अब 801,206.10 रहेगा, इसको आप बेचोगे, जो आप इसको म्यूचुअल फंड को रिडीम करोगे, तो रिडीम करने में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इधर हमने बात करी थी कि इसमें सिक्योरिटी टैक्स लगेगा -0.2%, -0.2%। तो क्या आया 799,603, तो 799,603.69 आया। अब ये जो है वैल्यू, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 14906.16 से, तो हमारा NAV आ जाएगा। तो वैसे भी अगर हम बात करें तो NAV बिफोर टैक्स भी निकाल लिया हमने, NAV आफ्टर टैक्स भी निकाल लिया, पर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हमने देख लिया, ठीक है, वो हमारा रिडेम्पशन वैल्यू में से माइनस हुआ, पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10% ऑफ इनकम टैक्स है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमको कैसे पता चलेगा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, राइट। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो अब देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना, देखो 24 मार्च 2009 तक, 24 मार्च 2009 तक अगर देखा जाए तो 24 मार्च 2009 तक तो ये 1144.43 है, ये मार्कड अप था टू द NAV 48.10, ये यहाँ तक तो था।
अब इसके ऊपर बढ़ गया, ठीक है। तो 24/5/2009 के बाद की जो वैल्यू है वो ठीक है, उतना जो इंक्रीमेंटल है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, राइट, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा। क्योंकि देखा जाए तो उसके पहले 15 मार्च 2008 आ जाता है, तो वो जो है वैल्यू तो उधर तो 46.45 है, और ये 2008 हो गया, मतलब 12 महीने से ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि वो 15 मार्च 2009 हो जाएगा, क्योंकि और ये तो 24 मार्च 2009 की बात है। और अगर रिडीम की बात करें तो रिडीम कब क्या है, 31 जुलाई को। तो अगर हम देखें तो यही बात आती है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है जो है हमारा 53.64, अभी 53.64 इसलिए आया तो ये 53.75 में से अपन ने 0.02% से सिक्योरिटी टैक्स के माइनस करे, 0.2% जो भी है 53.64 आया। 53.64 में से हमने जो है 48.10 को माइनस किया, तो जो आया हमारा 5.54 आया। और ये जो 5.54 है ये कितने यूनिट पे लगेगा, ये 5.54 जो है वो 1144.43 पे लगेगा, इस तरीके से 6340.14। तो ये जो है पर्टिकुलर 6340.14 ये हमारा गेन है। इस गेन पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगे, क्योंकि टैक्स का एक्सपेंडिचर माइनस करना पड़ेगा। नेट ऑफ टैक्स ये हुआ, इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, इस तरीके से गेन हुआ 6,98,969.69। अब ये जो है 6,98,969.69 डिवाइड बाय अगर हम करें 1 लाख तो आता है हमारा 6.9896%, या हम करें कि 698,969.69 डिवाइड बाय 1 लाख किया तो परसेंटेज तो नहीं, बट हाँ अगर हम इसका अभी अपन देखें कि कितने पीरियड का है ये 6.9896, इसको 100 करें तो 698.96% आ रहा है। तो 698.96 जो परसेंट है वो कितने महीने का है, तो अगर हम करें 1999 से कैलकुलेट तो 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो एक तरीके से हो गया 6 9 10, ठीक है। और रिडीम कब कर रहे हैं तो 1/4/2009 तक तो 10 साल हो रहे हैं, 120 महीने हो गए। ये रिडीम कब हुआ, ये 31 जुलाई को हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तो 124 महीने, ठीक है। तो वही बात आ जाती है कि जो है 698 जो भी है 698 डिवाइड बाई 24 इंटू 12, तो ये हमारा 67.64% हो गया, ठीक है। तो 69 ये 124 महीने का था, इसको 12 महीने का निकालना है क्योंकि हमको एनुअल रिटर्न निकालना है, ठीक है। तो 67.64% हो गया इस तरीके से, ओके। तो हमारा ये जो एनुअल एवरेज रिटर्न भी आ गया, हमारा कैलकुलेट हो गया, राइट। और हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो 10% ऑफ इनकम टैक्स, वो भी हमने समझा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10% ऑफ इनकम टैक्स है। एक अच्छे क्वेश्चन में से था ये, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में भी ऐसा है कि रिडेम्पशन एंड सेल एंड रिडेम्पशन ऑफ यूनिट था, इधर भी एक अच्छा क्वेश्चन था कि इधर हमको रिडेम्पशन में माइनस करना था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो टैक्स से एग्जाम्प्ट ही है, पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तो ऐसे केस में हम क्या करते, ऐसे केस में हम यही करते 48.10 और -10, वो जो 48.10 और 10 है वो माइनस होके जो है जो भी गेन होता वो गेन पे टैक्स्ड होता। तो इस तरीके से हमने जो है ए वाला पोर्शन ओवर किया। जब बी की बात आती है बोनस की, तो हमको समझना पड़ेगा बोनस के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो प्लान बी है जो बोनस का भी है, कोई भी पर्सन इसको अडॉप्ट कर रहा हो, ठीक है। पर बोनस जो है 3 टाइम्स इशू हुए हैं, 31/3/4 को, 31/3/8 को और 24/3/9 को। अब इधर कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं है, और अगर देखा जाए तो इससे कोई अपना NAV नहीं बढ़ जाएगा, बट हाँ नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ हमारी बढ़ जाएगी। तो देखते हैं भैया 1/4/1999 को 1000 था, 31/3/2004 को कितना बोनस इशू करा, 5:4, ठीक है। तो 4 के बदले में 5, ठीक है। तो 2000 के बदले में 10,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 5, तो 2500 के बदले में 12,500 ये था, ठीक है। तो इधर पॉइंट ये है कि इसमें बोनस रेशियो 4:5 है, 5:4 है, ठीक है। तो अब 4 यूनिट्स में अगर 4 यूनिट के बदले में हम 5 इशू कर रहे हैं, तो वो जो है 5, 4 के बदले में 5 इशू कर रहे हैं, तो 10,000 के बदले में 12,500 इशू करेंगे, तो ये बोनस इशू है, ठीक है। 4:5 में जो 5 है वो पूरा का पूरा एलिमेंट बोनस का है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट हो जाएगी 9, ठीक है। 4:5 अगर इशू होता तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट होती 9, जैसे कि इधर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट हो गया 22,500। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कल को आप इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि 4:5:4 है, मतलब कि सिर्फ एक्स्ट्रा 4 के बदले 5 इशू कर रहे हैं, तो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ यूनिट 5 ही है,
ठीक है, 4 के बदले 5 इशू कर रहे हैं। वो ऐसा है कि 4 मेन सिक्योरिटी जो तो है ही है, उस सिक्योरिटी के बेसिस से 5 बोनस इशू करें तो टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी 9 हो जाएगी। तो क्लैरिफिकेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी विल बी 9 ऐसा लिखना पड़ा। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ बोनस यूनिट इससे बढ़ती गई। ठीक है, 31/3/8 को अब जैसे हम देखें 22,500 हो गया, 31/3/8 को 1:3 है, तो 22,500 डिवाइड बाई 3 करा तो 7,500 ये हो गया। इस तरीके से जो है हमारा टोटल बैलेंस आता गया NAV पर यूनिट। NAV पर यूनिट क्या है, बात करें तो स्टार्टिंग में तो 10 ही था, फिर 31/3/4 आता है, 31/3/4 आता है तो हमारा प्लान बी है 31.05 के बेसिस पे। प्लान बी हमारा 31.05 के बेसिस पे। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, 31.05 है तो 22,500 इंटू 31.05, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यही था कि 30,000 है तो उसकी जो NAV है और 37,500 उसकी NAV जो है वो सब था। अब बात आती है तो ये तो 24/3 की हो गई डेट। ठीक है, ये तो 24/3 की सिचुएशन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, 31 जुलाई को NAV क्या है, 22.98। ठीक है, तो वही 22.98 है, तो ये रिडेम्पशन वैल्यू है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये हो गया। अब आती है बात शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो वही बात है कि 19.95 से 22.98, अब 22.98 है तो हमको समझना पड़ेगा कि 0.2% ट्रांजैक्शन टैक्स है, वो कट के जो आ रहा है 22.93 आ रहा है, उसमें से 19.95 माइनस किया है। तो इस तरीके से जो है हमने जो कैलकुलेट किया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस पे हमने टैक्स कैलकुलेट किया 2235 माइनस करके जो नेट ऑफ टैक्स आया, इस तरीके से हमारा नेट गेन आया, और नेट गेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करके होल्डिंग पीरियड का रिटर्न आया। उस रिटर्न को हमने 12 मंथ में कन्वर्ट किया। रही बात आती है मिस्टर बच्चन प्लान सी ग्रोथ, ये हमारा हो गया बोनस वाला प्लान। अब सी वाला पॉइंट आता है ग्रोथ वाला। आती है बात प्लान सी की। आती है बात प्लान सी की, तो क्या है प्लान सी हमारा ग्रोथ वाला प्लान। ग्रोथ वाले प्लान में क्या है, अब इधर डिविडेंड प्लान और बोनस प्लान की तो हमने बात कर ली। ग्रोथ प्लान में क्या स्पेसिफिक ऐसा होता है, ठीक है, प्लान सी ग्रोथ प्लान है, ठीक है, जिसका NAV ऐसा दे के रखा है। ओके, तो ग्रोथ प्लान की हम बात करें तो अब समझना पड़ेगा कि रिडेम्पशन वैल्यू 10,000 यूनिट। ओके, इसमें कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, सिंपल से आता है, क्योंकि अगर री इन्वेस्टमेंट होता तो यूनिट्स चेंज होती। ग्रोथ प्लान मीन्स नो री इन्वेस्टमेंट प्लान। सो सी, अगर हम देखें तो 10,000 की हमारी जो है वैल्यू थी सिक्योरिटीज़ की, 10,000 नंबर ऑफ सिक्योरिटी थे, ठीक है, फेस वैल्यू 10 था तो 10,000 नंबर ऑफ सिक्योरिटी थी। इसकी जो है 31/7 को अगर हम देखें 82.07, तो 82.07 हमारा हो गया टोटल रिडेम्पशन वैल्यू। उसमें से वही सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.2% माइनस करके हमने कैपिटल गेन माइनस किया। अब बात यह है कि इधर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा, इधर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा, क्योंकि इधर तो कुछ री इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं करी है, कोई मार्कडअप की बातें ही नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा। अब सी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है, इसलिए इधर नहीं लिया। और फिर नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और नेट गेन कैलकुलेट किया, नेट गेन है 124 महीने का, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। अल्टरनेटिवली फिगर ऑफ स्टार एंड जो है अल्टरनेटिवली फिगर ऑफ स्टार एंड डिस, ये जो फिगर है, और एक और स्टार किधर मार्क है, ये जो फिगर है, ओके, और इधर भी एक आएगा फिगर ये, ओके। तो क्या करें इसमें, द वैल्यू दिस वैल्यू कैन ऑल्सो भी टेकन एज टू 0, ठीक है, ओके। अल्टरनेटिव फिगर्स ऑफ ये जो है कैन बी टेकन विदाउट नेट ऑफ टैक्स बिकॉज एज पर द प्रोविजन, ठीक है, ऑफ IT एक्ट नो डिडक्शन ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज अलाउड इन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो जब मैं कैपिटल गेन कंप्यूट करता हूँ तो कोई डिडक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये कैपिटल गेन के इनकम टैक्स के प्रोविजंस लगाया तो अदरवाइज जो है लगा सकते, अदरवाइज जो है आप, ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने माइनस किया है, ठीक है, और इस तरीके से आपने 22.93, ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगाया, और इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगाया, नहीं तो फिर इनकम टैक्स एक्ट लगाते तो हम माइनस नहीं करते। पर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तो माइनस करके ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल रहा है, ठीक है, अदरवाइज 22.98 लेते। और रही बात है, तो अगर हम रही बात देखें तो इधर भी ऐसा ही है कि 53.64 लिया गया है, नहीं तो 53.75 लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेट करा है और इस माना है कि डिडक्शन मिल जाएगा, या हम बोले कि STT का डिडक्शन अलाउड है, जबकि यू अलाउड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 33, तो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 33 में
कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा है 2 स्कीम, लेट मी डिलीट, 2 स्कीम है, डिविडेंड प्लान एंड बोनस प्लान, राइट। अब डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान होगा, ग्रोथ प्लान की तो बात नहीं करिए। तो डी और बी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये दे के रखा है, इनके ने इन्वेस्ट किया है 2 लाख ईच इन प्लान डी एंड बी। एन बी 38.20 35.60 है। बोथ द प्लान जो है वो मैच्योर्ड होते हैं 31/3/10 पे मैच्योर्ड हो गए, ठीक है। तो बोथ द प्लान मैच्योर्ड हो गए 31/3/10 पे। तो ठीक है, 1, 4, 5 को इन्वेस्ट किया और बोथ द प्लान जो है मैच्योर्ड हो गए 31/3/10 पे। अब अपन क्या करें, ठीक है। अब क्या होगा, तो रही बात है 1, 4, 5 31/3/10, तो 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरीके से 60 महीने हैं, ठीक है। अब बात यह है इफेक्टिव यील्ड निकालने का, ठीक है, इफेक्टिव यील्ड निकालने का पूछ रहे हैं, ओके। अब देखा जाए तो इफेक्टिव यील्ड, तो इफेक्टिव यील्ड में उन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी, अगर हम देखें तो इफेक्टिव यील्ड में जो भी यील्ड आता है इसको डिवाइड बाय 5 किया और इंटू 1 किया। सी, ये तरीका तो एनालाइज रेट रिटर्न निकालने का होता है। इफेक्टिव यील्ड में भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट करा जिस तरीके से हम एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, जबकि इफेक्टिव यील्ड कैलकुलेट करने का तरीका दूसरा है, ठीक है। अभी हम उसको देखते हैं। चलो, सबसे पहले आती है बात डिविडेंड और बोनस की, तो हम सबसे पहले डिविडेंड प्लान की तरफ बढ़ते हैं। क्या इन्होंने वैसे ही करा है क्या? अब इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाउट 2 प्लान, तो दोनों प्लान में सबसे पहले प्लान डी की बात करते हैं, डिविडेंड प्लान। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। सबसे पहले तो अभी हम देखें तो फेस वैल्यू क्या 10 है क्या? नहीं, फेस वैल्यू तो 10 है, पर नंबर ऑफ, ठीक है, यूनिट कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट देखे रखिए 5235.60। 1 सेकेंड। तो फेस वैल्यू 10 है, NAV 38.20 है, तो यूनिट एक्वायर्ड करी है 5235.60, तो ये यूनिट एक्वायर्ड है, ठीक है। अब आती है बात, अगर हम इसके पिछले वाला क्वेश्चन देखें तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों नहीं किया? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इस NAV से क्यों नहीं डिवाइड करा, जैसे कि इस क्वेश्चन में कर रहे हैं NAV से डिवाइड। तो सी, हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि पिछले वाले क्वेश्चन में 1499 को परचेस करके रखी थी, वहाँ की कोई NAV नहीं है, 1499 की कोई NAV नहीं है, लिखो इसको। तो इसलिए जो है उधर NAV हमको फेस वैल्यू भी माननी पड़ी थी, पर ठीक है, इधर हमको NAV देखी है, दी हुई है जब हमने परचेस किया है 1/4/2005 को, और जो है NAV 38.20 है। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ़ यूनिट निकाली। अब फिर डिविडेंड आया, तो डिविडेंड आया तब जब आया तब प्लान डी जो है 39.10 है, तो डिविडेंड कितना था? सबसे पहले तो 5235.60 जो है, अमाउंट भी इतना ही रहेगा क्योंकि 10 रुपये ही है फेस वैल्यू, तो इस तरीके से 523.60 है। अभी इन्वेस्टमेंट का रेट 39.10 रहेगा, तो नई यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट नहीं हो गई। फिर ये जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट नहीं है तो उसमें फिर जो है वापस री इन्वेस्टमेंट हुआ, तो 5369.50 को मल्टीप्लाई किया 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 15% निकाला, तो 8054 आया, जिसका 44.20 पे री इन्वेस्टमेंट करा। फिर वापस वही बात आती है कि ये यूनिट्स है, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करा, फिर 13% डिविडेंड निकाला। इस तरीके से री इन्वेस्टमेंट करा 45.05 के रेट पे, नंबर ऑफ़ यूनिट सही। फिर नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई बाय 10 किया, और फिर हमने डिविडेंड निकाला 16% हमारा डिविडेंड आया, उसको डिविडेंड को री इन्वेस्टमेंट किया 44.8 पे। तो इस तरीके से जो है 27 दिन, इस तरीके से जो है हमारे 27 दिन तक जो है डिविडेंड आता गया, हम करते गए। 27 दिन 2009 से 31 दिन 2010 हो गया साल भर से ऊपर, ठीक है, ये हो गया साल भर से ऊपर। बाकी इफेक्टिव यील्ड निकालना है हमको, ये तो साल भर से ऊपर ही हो गया। तो अब ये है कि 5915.12 है, तो इसको 40.4 से जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू इतनी बड़ी हो गई। मैच्योरिटी वैल्यू में से ओपनिंग माइनस करा, तो एक तरीके से टोटल गेन आ गया। अब ये जो टोटल गेन है, ठीक है, अब ये जो टोटल गेन है, ये टोटल गेन हमारा अगर देखा जाए तो 5 साल का है। ऐसे ही कैलकुलेट किया है कि 39/2005 से हमने इसको रिडीम किधर किया। ओके, 1/4/2005 को हमने अगर परचेस किया है, तो उसको हमने रिडीम कितने किया, 31/3/2010, मतलब 5 साल की बात है। जब 5 साल बाद हम कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिव यील्ड उन्होंने ऐसे कैलकुलेट किया 3.90, जबकि ये तरीका गलत है कैलकुलेट करने का। इससे तो हम एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। तो सी, जब इफेक्टिव यील्ड के आगे ब्रैकेट में एनुअल रेट ऑफ रिटर्न देके रखे, जैसे कि इधर तो इफेक्टिव यील्ड पर एनम बोल दिया, यील्ड तो पर एनम ही होता है, पर इफेक्टिव यील्ड के साथ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न देके रखे, तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। इफेक्टिव इफ ये, हाँ ठीक है, तो हमको तब एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है।
अब रही बात आती है कि इफेक्टिव यील्ड की, तो इफेक्टिव यील्ड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव यील्ड का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव यील्ड का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में कितना रिटर्न है। तो वही बात आती है कि अगर हम जो है, अब बात आती है कि ये जो हमारा है अमाउंट 239,000.17, इसको अगर हम 4% से डिस्काउंट करते हैं, 239,000.17, इसको हम 4 से डिस्काउंट करते हैं, 1/1.1/1.04, ठीक है, 1/1.04, 1 2 3 4 5 5 साल का है, तो हम 5 साल का कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी जो है वैल्यू 239,003 होता है, तो इस तरीके से 196,443 आता है। तो ये जो है 4% से डिस्काउंट हो गया तो कम हो जाएगा, 2% से डिस्काउंट करा तो बढ़ जाएगा। तो देखो 2% तो आएगा ही आएगा। अब 2 के बाद ऐड करना है, क्या ऐड करना है, सी 2% के चेंज होने से कितना चेंज हुआ है, 16,473 प्लस 3,557, ये हो गया चेंज 20,030 का। 20,030 का चेंज हो गया है 2% के चेंज होने से, ठीक है। तो 20,030 का चेंज हुआ है, तो 2% के चेंज होने से 20,030 का चेंज हुआ है। तो हमें तो चेंज चाहिए 16,473 का, तो यही है 16,473 डिवाइड बाई 20,000, ये आ गया हमारा 82.36%। 82.36 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1.647, तो ये जो 1.647 है ये 2 में ऐड हो जाएगा तो 3.645 आया, और ये 3.647 या 3.645 जो आता है ये हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो जब भी IRR कैलकुलेट करना हो, या हम बोले कि जब भी इफेक्टिव यील्ड कैलकुलेट करना हो, वो IRR मेथड से ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो वो IRR मेथड से ही कैलकुलेट होगा, हमको वैसे ही कैलकुलेट करना है। ये तरीका रॉन्ग है, ये जो तरीका है ये रॉन्ग तरीका है कैलकुलेट करने का इफेक्टिव यील्ड। सो इस तरीके से जो है हमने इफेक्टिव यील्ड हमने ये कैलकुलेट करा ए का। रही बात आती है बी की, तो बी का मतलब क्या हुआ, देखो इधर जो है री इन्वेस्टमेंट तो हो रहा था, डिविडेंड प्लान था, री इन्वेस्टमेंट हो रहा था, राइट। डिविडेंड प्लान था इधर, और इधर बाकायदा री इन्वेस्टमेंट हो रहा था। और दूसरा प्लान तो हमारा बोनस प्लान है। तो वही बात आती है कि 1/4/2005 को तो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल ली, ठीक है। फिर बोनस इशू करते गए, 5:4 का होगा बोनस इशू, सबसे 1:5 का है, तो 5 के बदले में 1, तो ये ऐड कर दिया तो ये नंबर ऑफ बोनस आ गया। वापस हमने बोनस इशू करे, वापस हमने बोनस इशू करे, ठीक है। तो जब भी बोनस इशू करा तब तक का क्यूमुलेटिव करते हुए, ठीक है, हमने जो है हमारे NAV बैलेंस निकाला। और ऐसे ही हमने 8342.71 हमारा 11/4 को आ गया था, 11/4 को हमारा लास्ट बोनस था। और जो है 31/3/10 को जब मैच्योरिटी हुई तो 8342.71 को 39.70 इसकी मैच्योरिटी वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, तो एक तरीके से जो गेन हो गया हमको 131,205 का हो गया गेन। अब यही बात आती है कि 131,205 का गेन हो गया है, और मैच्योरिटी वैल्यू 331,205 है। 331,205 को हमको वही है डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो हमने इधर 13% से डिस्काउंट करा तो ये नेगेटिव में आया, और 8% से डिस्काउंट करा तो पॉजिटिव में आया। मतलब कि 5% के चेंज में 25,413 प्लस 20,235, ये 45648 का 5% के चेंज में 45648 का चेंज हो गया। तो डिवाइड इक्वल टू, अगर 45648 का चेंज होता है तो हमको तो चेंज कितना चाहिए, हमको 25,413 का चेंज चाहिए। तो ले देखिए अगर हम बात करें तो आता है अमाउंट 10.78 का, क्योंकि 5% के चेंज में अगर 45,000 अराउंड का चेंज आ रहा है तो हमको तो सिर्फ 2.5413 का चेंज चाहिए। तो हमको परसेंटेज वाइज हमको फिर जो है ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हमको प्रपोर्शन लेना पड़ेगा, फिर हमको कितना प्रपोर्शन हमको डिस्काउंट और चाहिए। चेंज हुआ वैल्यू में 5% के चेंज में, तो हमको 25,413 का चेंज चाहिए, तो हमको कितना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 10.78, ठीक है, 10.78 जो हमारा है, 10.78 हमारा जो है पर्टिकुलर IRR आता है। इसको ही हम बोल सकते हैं इफेक्टिव यील्ड। पर इन्होंने भी ऐसे ही करा है कैलकुलेशन। इन्होंने क्या किया है कैलकुलेशन, वही बात आती है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो 5 साल की है, उनको 1 साल का निकालना है, तो ये एनुअल रेट जैसा इन्होंने निकाल दिया। जबकि इसको इस तरीके से नहीं निकालना है, हमें इफेक्टिव अल्टरनेटिवली जो मेथड है हमको IRR मेथड से यूज़ करके हमें ऐसे ही इफेक्टिव यील्ड निकालना है। सो आई होप सो कि आपको इस टाइप के छोटे छोटे वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे आपको, ठीक है। काइंड ऑफ कि छोटे छोटे वीडियोस में छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। होप सो आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और इस टाइप के वीडियो से जो है वीडियो का वेरी पर्पस खत्म हो रहा होगा, फुलफिल हो रहा होगा।
सो हम ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को इधर ही ओवर करते हैं और जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है इसको नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते हैं। सी बोलने का तो ये भी है कि बचे हुए क्वेश्चंस को भी करा जा सकता है, बट सिंस अब बेटर है कि छोटे छोटे वीडियोस ही बन जाए, ठीक है। अगर कभी एक फुल फ्लैश बनाने का होगा तो फुल फ्लैश भी एक वीडियो बन जाएगा, बट अगर ये 3 क्वेश्चन है जिनको देखना है वो देखिए, एंड जिनको अगर ये नहीं देखना है तो वो बेटर उनके बाद नेक्स्ट वीडियोस है वो नेक्स्ट वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। सो होप सो आपको ये 3 क्वेश्चन में समझ में आ गए होंगे। अगर हम देखा जाए तो 3 क्वेश्चन 40 मिनट कवर करते हैं, बट देखा जाए तो इसमें 31, 32, 33 जो छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी अच्छे कवर हो गए हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है, अगर हम खुद भी सॉल्व करते हैं तो एक तरीके से हमको 15-15 मिनट लगते ही हैं, ठीक है। उसको देखते हुए और मल्टीप्लाई बाय 2 करने का भी ऑप्शन है, तो जल्दी से ही हम ये जो है 3 क्वेश्चन को फटाफट कवर कर सकते हैं, राइट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बचे हुए क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। थैंक यू।